गर तू मुझे नवाजे तेरा करम है वरना तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं। काशी टीवी देखने वाले सारे व्यूअर्स ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ, ਨਮਸਤੇ ਐਂਡ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਦੋਸਤੋ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਥ ਟੋਕ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇजेस ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕਸ ਕਿਹੜੇ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਹੈਲਥ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ENT ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈਗਾ। ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੇ ਐਂਡ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਕਫ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਕਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੇਦ ਹੈ, ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਖਾਂਸੀ ਤੇ ਬਰੀਥਿੰਗ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ 'ਚ ਰਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੋ ਕਿ ENT ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਐਕਸਪਰਟ ਕਿ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਕਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਰੀਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ टाइम ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ शो ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल हुए ने। डॉक्टर शशि आपका बहुत बहुत स्वागत है कांशी टीवी पर। आप इतना कीमती टाइम निकाल कर आज हमारे कांशी टीवी पर आए, सो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते बलवीर जी। हाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं फिर से आपके टीवी आपके दर्शकों के सामने आया हूँ। अब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं अपने स्पेशलिटी में जो एक थ्रोट सिंड्रोम है, क्रॉनिक कॉफ और एक और कंडीशन जो आस्मा के जैसा है लेकिन आस्मा नहीं है, इसके बारे में बात करूँगा। तो बहुत धन्यवाद कि आप मुझे यहाँ पे बुलाया। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं दर्शकों को इसके बारे में बताएं। तो बहुत शुक्रिया। हाँ जी। डॉक्टर शशि आप पहले भी आ चुके हैं लेकिन जो हमारे दर्शक पहली बार आपका प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे आपका एक बार इंट्रोडक्शन हो जाए कि आप क्या करते हैं, कौन से हॉस्पिटल में काम करते हैं और क्या क्या और आप कर रहे हैं कम्युनिटी में भी, थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताएं। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर शशि प्रसाद है। मैं कंसल्टेंट ENT हेड नेक सर्जन हूँ। अभी मैं यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स कॉवेंट्री एंड वॉरिकशायर में काम कर रहा हूँ। वहाँ पे अभी 9 साल हुआ है मैं वहाँ पे ज्वाइन करके। मेरे अपने स्पेशलिटीज़ है थ्रोट और नोज़ खासकर, हालांकि ईयर कंडीशंस भी इलाज करता हूँ। और थ्रोट में खासकर मैं कई सारे लोगों जिसके आवाज़ की तकलीफ़ हो, खाना निकालने में कोई तकलीफ़ हो, खांसी का प्रॉब्लम हो, सांस लेने का कोई तकलीफ़ हो, तो इन सब बीमारियों का खासकर इलाज करता हूँ। और नोज़ और साइनसिस का भी मरीज़ मेरे स्पेशलिटी में आते हैं, तो इन सब का मैं इलाज करता हूँ। इसके अलावा मैं अभी लायंस क्लब कॉवेंट्री ऑफ गोडाइवा का एक मेंबर हूँ, हेल्थ एंड सेफ्टी मेंबर। अभी अगले साल वाइस प्रेसिडेंट बनने वाला हूँ अभी जुलाई में ऑफ लायंस क्लब ऑफ कॉवेंट्री गोडाइवा, जो कम्युनिटी सर्विस करता हूँ। तो हेल्थ इवेंट्स और एनवायरमेंटल इवेंट्स हम करते हैं। इसके अलावा मैं अभी कॉवेंट्री में एक डिमेंशिया हब है, सो इस हब का मैं एक सब ग्रुप हम सब ग्रुप का समिति जैसे बनाए जो समाज के जो समुदाय हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनका एक खासकर एक समिति है। तो उस समिति का मैं चेयरमैन हूँ अभी डिमेंशिया के बारे में। सो काफ़ी कुछ आप कम्युनिटी में भी कर रहे हैं, एज ए स्पेशलिस्ट भी कर रहे हैं। तो डॉक्टर शशि आज जो हमने टॉपिक रखा है काफ़ी डिफरेंट टॉपिक है कफ। कई बार होता है कि हम कहते हैं कि कफ तो नॉर्मल है ना, एक कफ होती है क्रॉनिक। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे एक नॉर्मल कफ और एक क्रॉनिक कफ जो सी होती है उसमें डिफरेंट क्या होता है, ताकि हमारे व्यूअर्स हैं उनको अच्छी तरह से पता लग जाए कि खांसी जो सी है कि एक क्रॉनिक कफ में कैसे बदल जाती है या क्या डिफरेंट है उनमें, प्लीज़।
हाँ, क्रॉनिक कॉफ और एक्यूट कॉफ जो है, एक्यूट कॉफ खासकर आमतौर पे हम सबको सर्दी ज़ुकाम होता है, खांसते हैं हम और कुछ दवाइयाँ से वो ख़त्म हो जाता है, फिर भाप लेते हैं, कुछ लेमन जिंजर चाय वगैरह पीते हैं, कभी कभी एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो ये सब तकरीबन 2-3 हफ्ते में ख़त्म हो जाता है। लेकिन क्रॉनिक कफ तब कहा जाता है जब एडल्ट्स में 8 हफ्ते से ज़्यादा कोई खांसता हो और बच्चे 4 हफ्ते से ज़्यादा तक खांसते हो, तो ये स्पेसिफिक कंडीशंस में क्रॉनिक कॉफ बोला जाता है हम। और ये अभी काफ़ी अहमियत है समुदाय में, और इतना कि पिछले साल सबसे पहले 15 अक्टूबर को 2024 को एक वर्ल्ड क्रॉनिक कॉफ डे सबसे पहले ऐसा रखा गया था, तो इसलिए सब इसके बारे में जानते हैं, इसकी अहमियत को पहचानते हैं और इसका इलाज कर पाना चाहते हैं। काफ़ी डिफरेंट कफ़ है, जो कि हम नॉर्मली हम सोचते हैं कि 4 वीक्स बच्चे को कफ़ आती रहे तो उसको बाद में ट्रीटमेंट की ज़रूर पड़ती है, और 8 वीक्स तक अगर आती रहे कफ़ एज ए एडल्ट को, तो उसके बाद जो उनसे वो क्रॉनिक कफ़ में तब्दील हो जाती है। आपका कहना ये है? हाँ, ये क्रॉनिक कॉफ, सारे कॉफ तो एक्यूट कॉफ से ही शुरू होते रहते हैं। कभी कभार ऐसा है कि वो एक्यूट ना हो, कोई ख़ास बीमारियों में क्रॉनिक कॉफ रहता है, लेकिन कभी ये जब एडल्ट्स में 8 हफ्ते से ज़्यादा और बच्चों में 4 हफ्ते से ज़्यादा हो तो वो क्रॉनिक कॉफ में तब्दील हो जाता है। और ये इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि ये एक्यूट को क्रॉनिक में बदलने का जो भी प्रोसेसेस हैं वो अपने हाथ में हैं। अगर आप चाहें तो इस पर रोक लगा सकते हैं आप, एक्यूट को क्रॉनिक में ना तब्दील हो ऐसे। ओके, सो सबसे पहले हम जानेंगे सिम्टम्स क्या हैं, ताकि हम रोकथाम भी कर सकें, हमें पता लग जाए कि ये सिम्टम्स हैं कि एक क्रॉनिक कफ में और जो उनसे नॉर्मल कफ है उससे डिफरेंट होते हैं, ताकि जो उनसे हमारे व्यूअर्स हैं वो पहले से ही सावधान हो जाएं थोड़ा सा कि ये सिम्टम्स हमें आ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए बेसिकली। सो थोड़े से अगर आप सिम्टम्स हमारे व्यूअर्स को बता दें कि ये सिम्टम्स हैं क्रॉनिक कफ के, प्लीज़। क्रॉनिक कफ ऐसा है कि 2 किस्म के हैं खासकर, एक तो बलगम के साथ और दूसरा बगैर बलगम का। सो इसको ड्राई कॉफ बोलते हैं और फिर एक वेट कॉफ बोलते हैं, तो ये खासकर है। तो एक बलगम के साथ वेट और बगैर बलगम के ड्राई, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंसेस हैं। तो क्रॉनिक कॉफ जो है इसके कई सारे वजह होते हैं। मेरे अपने ENT के स्पेशलिटी में 2 खास वजह है इसका। पोस्ट नेज़ल ड्रिप जो आते हैं, जो नाक के पीछे वाले हिस्से से बलगम गिरता हो अपने गले में और उसकी वजह से गले में कोई अटका सा हो और उसकी वजह से लोग खांसने लगे। और दूसरी वजह यह है कि एक साइलेंट रिफ्लेक्स बोलते हैं इसको, जो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स खासकर लोग जानते हैं, लेकिन ENT के टेरिटरी में एक स्पेसिफिक कंडीशन बोलते हैं इसको साइलेंट रिफ्लेक्स, जो 1968 में एक चेरी नामक एक इंसान ने इसका सबसे पहले इसका उदाहरण दिया था। तो ये साइलेंट रिफ्लेक्स है, लैरिंगोफेरेंजियल रिफ्लेक्स बोलते हैं इसको। को पेट में कोई इतना दर्द नहीं होगा लोगों को, जैसे जलन सा जैसा होता है रिफ्लेक्स में, तो इसके बगैर रिफ्लेक्स होता है। इसलिए जब हम पेशेंट्स को कहते हैं कि आपको रिफ्लेक्स है तो लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं। वो कुछ कहते हैं मेरे को पेट में कोई दर्द जलन ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक कंडीशन है ऐसा लैरिंगोफेरेंजियल रिफ्लेक्स, तो इसकी वजह से लोग खांसते हैं क्रॉनिक कॉफ। That's something new I've learned actually. Every time कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। हाँ, तभी तो है ये ऐसे प्रोग्राम हम करते हैं, तो उम्मीद करता हूँ लोगों को भी नए हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और मैं एक्चुअली अपने अस्पताल में मैं अपना रेस्पिरेटरी फिजिशियन कोलीग के साथ एक कंबाइंड कॉफ क्लिनिक करता हूँ, क्रॉनिक कॉफ का क्लिनिक। तो उसमें हम देखते हैं लोग जिनको एस्मा का बीमारी हो और उनको COPD जैसे एम्फीसीमा और ब्रोंकाइटिस हो, तो इसकी वजह से भी खांसी हो सकता है। कुछ लंग के कुछ बाकी बीमारियां जैसे लंग कैंसर हो या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ ऐसा हो, तो इसकी वजह से भी क्रॉनिक कॉफ हो सकता है। फिर और 2 खास वजह यह है कि हार्ट फेलियर, क्रॉनिक हार्ट फेलियर, अगर क्रॉनिक हार्ट फेलियर का इलाज ना हो तो वो हार्ट फेलियर इंड्यूस्ड कॉफ, तो इसको बोलते हैं कार्डियक एस्थमा, लाइक नॉर्मली इज ब्रोंकियल एस्थमा, तो यह है कंडीशन कॉल्ड कार्डियक एस्थमा। तो हार्ट फेलियर की वजह से लोग खांसने लगते हैं, क्योंकि वो
जो हार्ट जो है वो सारा पानी नहीं निकाल सकता है, तो इसकी वजह से फेफड़ों में पानी जम जाता है, उसकी वजह से खांसी आ जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड हार्ट फेलियर इंड्यूस्ड कॉफ। और हार्ट के एक और कंडीशन है जो ब्लड प्रेशर है, जो हाइपरटेंशन, उसके लिए कुछ दवाइयाँ जो हम लेते हैं, खासकर एस इनहिबिटर्स जैसे एनालेप्रिल और रैमिप्रिल जो देते हैं, ये पुराने ज़माने में देते थे पहले, आजकल तो नए किस्म के काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं हाइपरटेंशन के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए किसी वजह से हम ऐसे दवाइयाँ लेते रहें तो उसकी वजह से भी खांसी हो सकता है। और बाकी तो एनवायरमेंटल जो प्रदूषण, वायु में जो प्रदूषण हो या धूम्रपान करते हों, तो इस सब की वजह से, और बाहर के माहौल में अगर हमारे वातावरण में कोई इरिटेंट्स हो, धुआं हो, इसमें कोई परफ्यूम्स हो, सो ये सब चीज़ों की वजह से क्रॉनिक कॉफ हो सकता है। तो ये क्रॉनिक कॉफ काफ़ी सारी वजह होती है। सो ये तो काफ़ी बिग फैक्टर है सिम्टम्स की। मुझे ये भी नहीं पता था कि हार्ट अटैक जिन लोगों को हो जाता है उनके भी ऐसे सिम्टम्स हो जाते हैं। सो हार्ट फेलियर की तो काफ़ी, स्पेशली जिनको टीबी होता है, कई बार होता है कि पुराने टाइम में ये देखा गया था डॉक्टर शशि की जिसको खांसी आती थी वो ऑटोमेटिकली सोचते थे कि इसको टीबी है शायद, जो कि रेगुलर कफिंग वगैरह जो लोग करते थे। लेकिन आपने काफ़ी विस्तार से बताया कि और भी काफ़ी कॉजेज़ हो सकते हैं जिनकी वजह से क्रॉनिक कफ आती है। तो और इसमें रिस्क फैक्टर जो से हमारी कम्युनिटी के कितने होते हैं, जैसे एशियन कम्युनिटी में क्या आपने हाई रिस्क में देखा है, जैसे कि बताया जाता है कि सर्टन जो सी कंडीशन होती हैं हमारी एशियन कम्युनिटी में ज़्यादा होती है। तो इसके जो से हैं क्रॉनिक कफ के रिस्क फैक्टर क्या क्या है ज़्यादा आपके देखने में आया जो आपने पेशेंट्स के साथ डील किए होंगे? तो मैं अपने स्पेशलिटी में देखता हूँ कि अपने ENT के इसमें कि लैरिंगोफेरेंजियल रिफ्लक्स मान लीजिए, तो अभी मान लीजिए हम अच्छा खासा आलू पराठे खाए, उसके साथ हम ये अचार भी लिए, फिर दही भी लिए, फुल फैट, पूरा मलाई पंजाबी पूरा मलाई वाला दूध पी लें, और फिर उसके अलावा काफ़ी स्पाइसेस भी डालते हैं। तो ये तो एशियन कम्युनिटी में कोई ज़्यादा है, तो इससे वो लैरिंगोफेरेंजियल रिफ्लक्स हो सकता है। और कभी कभी हम अपने जो शादियों में जाते हैं तो अब मान लीजिए 15-20 किस्म के ये डिशेस होते हैं, तो इसकी वजह से भी होता है, क्योंकि जो वेस्टर्न सोसाइटी में उनके इतने सारे डिशेस नहीं रहते हैं, लेकिन हमारे एशियन कम्युनिटीज़ में जो है ये ऐसे समझते हैं कि काफ़ी शादी को बड़ी धूमधाम से करें, जितना बिग फैट वेडिंग और वेडिंग में खा के भी फैट हो जाएंगे हम। तो इसकी वजह से तो क्या होता है कि वो रिफ्लेक्स का चांसेस ज़्यादा है। और आपने जैसे कहा ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस एक लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस अभी हम देखने को आए हैं। पहले ट्यूबरकुलोसिस एक ख़ास वजह होता था क्रॉनिक कॉफ का, लेकिन आजकल एक लेटेंट टीबी है। जैसे लोग फॉर एग्जांपल जो साउथ एशिया, दक्षिण एशिया से आए हैं, इधर UK में आए हैं, तो वो पहले उनको वो इसका एक्सपोजर हुआ था और किसी वजह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से वो फिर से वो जाग जाता है अंदर से, वो जो कीटाणु हैं, ट्यूबरकुलोसिस के कीटाणु वो जाग जाते हैं। तो ये आजकल हम देखते हैं, हम बर्मिंघम एरिया, मिडलैंड्स एरिया, कोवेंट्री में ये काफ़ी प्रचलित है ये ट्यूबरकुलोसिस। लेकिन ट्यूबरकुलोसिस में एक और है कि इसमें खांसी के अलावा कई समय पे लोग खून का वो जो खून खांसते हैं, तो दिस इज़ अनदर फैक्टर की खांसी। लेकिन कभी कभी किसी को पता नहीं रहता है, सिर्फ खांसी होता है। और जैसे हमने एक्चुअली ये भूल गया अभी सन 2020 में ये जो कोविड-19 पैंडमिक था, तो उसकी वजह से भी लोग खांसते थे, और ये जो लॉन्ग कोविड के लोग हैं तो उनको भी ये खांसी हो रहा है। तो ये दक्षिण एशिया के कम्युनिटीज़ में थोड़ा ज़्यादा हो गया है कोविड का, वो जो कितना सिवेरिटी को ज़्यादा ही है, तो इसलिए ये भी एक और वजह है साउथ एशियन कम्युनिटीज़ में क्रॉनिक कॉफ का। और फिर हार्ट फेलियर, ये भी, क्योंकि कई सारे समुदाय लोग GP के पास जाते नहीं हैं और अपनी दवाएं नहीं लेते हैं, कुछ अपना देसी इलाज करते हैं, तो दवाएं अगर ठीक से नहीं लेते हैं तो फिर हार्ट फेलियर का बढ़ने का चांसेस है, तो इसकी वजह से भी खांसी हो सकता है। और सिगरेट स्मोकिंग तो है, वो ऐसे नहीं कि खासकर किसी एक कम्युनिटी में हो, लेकिन ये भी मैं देखता हूँ अपना प्रैक्टिस में, तो ये इसका काफ़ी सारी
वजह है जो हमारे दक्षिण एशिया में हम देखते हैं। एक हमारा लाइफस्टाइल, जैसे आपने कहा कि खाने पीने का जो सा है हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा डिफरेंट होने की वजह भी से जो से हाई रिस्क हमारे चांसेस हो जाते हैं क्रॉनिक कफ होने के। तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं जब एक क्रॉनिक कफ हद से बढ़ जाती है जिसे हम कहते हैं, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन आपने क्या क्या देखे हैं जो मरीज़ों में देखने में आए हैं आपके? अच्छा, क्रॉनिक कॉफ ऐसा है कि क्रॉनिक कॉफ से कॉफ और बढ़ता है, तो जितना आप खांसें तो उसकी वजह से आप और भी खांसेंगे। तो इसका रोक ये है कि आप इस पर थम अपना कोई इसको बढ़ने से, इसको और क्रॉनिक कॉफ में तब्दील होने से आप इसको आपको रोकना चाहिए। क्या होता है कि आप खांसते रहेंगे तो आपके गले में जो वोकल फोल्ड्स हैं यहाँ पे वो अपने आपस में ऐसे ठक्कर करते हैं ना। जब खांसते हैं क्या होता है ना, आप लंबी सांस लेते हैं, तो लंबी सांस लेते हैं वो जो सांस फेफड़े में जाता है, उसके बाद जो वोकल फोल्ड्स हैं वो आपस में टकरा जाते हैं, तो उसके बाद नीचे पे एक प्रेशर बढ़ जाता है। तो प्रेशर बढ़ने के बाद एकदम सा ये वोकल फोल्ड्स खुल जाते हैं, तो फिर बाहर ये हवा आ जाता है और ये खांसी जैसे हमको सुनाई देता है। तो अगर आप बार बार ऐसे करते रहेंगे तो वोकल फोल्ड्स में यहाँ पे वो इरिटेशन होगा, फिर एक वोकल नोड्यूल्स होता है, वोकल फोल्ड ग्रैन्युलोमा जो बोलते हैं, तो इसकी वजह से आवाज़ में फ़र्क आ सकता है। और कभी कभी इतना खांसते हैं लोग कि वो कभी कभी वो बेहोश भी हो जाते हैं, क्योंकि वो अंदर जो भी हवा है, जब खांसने के लिए हम अपना हवा का खर्च करना पड़ता है ना। इट्स लाइक हमारे पास जेब में से 50 पाउंड है, तो आप उसको खर्च करते रहिए, तो आखिर में आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, फूटी कौड़ी तक नहीं रहेगा। तो इसी तरह जब आप खांसते रहेंगे तो अंदर जो अपने फेफड़े में हवा है वो सब ख़त्म हो जाएगा वो, तो उसकी वजह से क्या होता है, फिर लोग बेहोश होके गिर सकते हैं। और कभी कभी मैं देखा हूँ कि कोई लोग इतना खांसते हैं कि आके उसको अपने सर टकरा जाता है, नीचे सर पे चोट आ जाता है। और एक मरीज़ का तो नाक का वो फ्रैक्चर हो गया था, नाक से खून बह रहा था। तो ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ अपने प्रैक्टिस में, खांसी का। और फिर दूसरी बात है कि जब लोग खांसते रहेंगे तो ऐसा है कि पेट के अंदर वो जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हर्निया सब लोग सुने होंगे, हर्निया, तो हर्निया का चांसेस ज़्यादा होता है। और ख़ासकर ये महिलाओं में क्या होता है कि वो उनका वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं, तो खांसते हैं तो उसकी वजह से वो पेशाब आ जाता है अपने आप से, तो वो रोक नहीं रहे। तो इस क्वाइट एम्बैरेसिंग कि अगर सोशल सिचुएशंस में को डायपर वगैरह डालना पड़ता है, तो ये दिस इज़ अनदर प्रॉब्लम। और फिर ये हेमोरॉइड्स भी हो सकता है जब इंक्रीजिंग द पेट का प्रेशर। तो ये काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। मैं एक्चुअली 7 महीने पहले एक औरत आई थी, को ये सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, उनको हर्निया था, उनको स्ट्रेस का प्रॉब्लम था और हेमोरॉइड्स का भी प्रॉब्लम था। तो इसलिए आप इसके अगर हम समझ सकते हैं कि आप इस पे रोक लगा सकें तो बेहतर होगा, वरना काफ़ी मुश्किलें आएंगी आगे जाके। एकदम सही बात है, क्योंकि जो सी कफ है वो आप रोक भी नहीं सकते। एंड सम टाइम इट कैन बी एम्बैरेसिंग जब आप कई सिचुएशन में आप बैठे हों या कहीं पर गए हों, तो लोग आपकी तरफ और तरह देखने लग जाते हैं कि स्टार्टिंग में तो ऐसा होता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि रीज़न बिहाइंड कफिंग का क्या था। तो मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने काफ़ी उदाहरण दिए कि इन कारणों से होती है कफिंग, और मेन जो सा मैं ये जानना चाहूँगी डॉक्टर कि आप जैसे आपको कफ स्टार्ट हो गई है तो उसमें आपको क्या करना चाहिए स्ट्रेट अवे कि वो इस क्रॉनिक में ना बदले स्ट्रेट अवे, क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता कि इतनी दूर तक ये कफ हमें ले जा सकती है, क्योंकि एज़ यू नो एशियन हम तब जाते हैं डॉक्टर के पास जब बहुत ज़्यादा मामला बिगड़ जाता है, और डॉक्टर्स के पास जाना ईजी भी नहीं है क्योंकि अपॉइंटमेंट्स आपको पता है कितनी मुश्किल से मिलती हैं। तो हमारे जो उनसे व्यूअर्स हैं उन्हें क्या करना, फर्स्ट स्टेप उन्हें क्या लेना चाहिए कि उनकी 8 वीक्स हो गए हैं, कफ नहीं जा रही है, उन्होंने फार्मेसिस्ट के पास जा चुके हैं जो उनसे लोकल अपनी ट्रीटमेंट कर चुके हैं, जो उनसे हर्बल ट्रीटमेंट क्या लें या कफ मेडिसिन ओवर द काउंटर मिलते हैं वो ले चुके हैं, तो अब उन्हें क्या करना चाहिए? जीपी के साथ अपॉइंटमेंट बनानी चाहिए, क्या करना चाहिए कि स्ट्राइट अवे हॉस्पिटल में उनको बताना चाहिए, क्योंकि अपॉइंटमेंट का सिस्टम बहुत ही हार्ड है एंड जब तक वो जाते हैं क्रॉनिक कफ उनकी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। ये आपने सही कहा, क्योंकि आज के हमारे समुदाय में ये काफ़ी मुश्किल है, जीपी का अपॉइंटमेंट लोग नहीं मिलते हैं, तो कई सारे बीमारी के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि फार्मेसिस्ट से आप इलाज करवा लीजिए। जो
सो ये मान लीजिए आप अभी क्रॉनिक कॉफ में बदल गया हो, तो सबसे पहले ये बात है कि इसका जांच करना है, क्योंकि क्रॉनिक कॉफ का कई सारी वजह हैं और इम्पॉर्टेंट कि ऐसा ना हो कि हम कोई सीरियस बीमारी का हम नज़रअंदाज ना करें। इसलिए जितना जल्दी हो सके जीपी से संपर्क करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आखिर तक वेट करें, क्योंकि जीपी कभी कभी एक्सरे ले सकते हैं हॉस्पिटल में, आप उसका रेफरल देते हैं, हमारा एक फास्ट ट्रैक रेफरल बोलते हैं, क्योंकि कभी ये क्या होता है कि लंग कैंसर हो सकता है, इसकी वजह से लोग खांसते रहेंगे, तो इसलिए सीटी स्कैन करना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसे नहीं, इसका नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए अगर। तो ये सबसे पहले ये बात है कि आप पता करना चाहिए कि ये क्रॉनिक कॉफ ऐसे कोई सीरियस वजह से ना हो। और इसके बाद अगला जो आप करना है कि आपको ये तय करना है कि आपको ये वेट कॉफ है या ड्राई कॉफ है, बलगम के साथ या बगैर बलगम के। तो बलगम के साथ अगर हो, ज़्यादातर ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का प्रॉब्लम है, अपने फेफड़ों में, जो लंग्स में है, जो नीचे वाले हिस्से हैं सांस की नलकियों में है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। तो इसलिए क्या करना है आपको, अपने पेट से जो प्रेशर बढ़ाना है, पेट से लंबी सांस लेके एक वो उसको बोलते हैं डायफ्रामेटिक वो एक्सपल्शन ऑफ एयर जो बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि अंदर प्रेशर है बहुत बढ़ जाएगा, तो इट विल बी मोर इफेक्टिव, बलगम बाहर निकल जाएगा। क्योंकि वरना क्या होता है, वो बलगम वहीं पे गले में या अपने छाती में रह जाता है। तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है कि एक फिजियोथेरेपी है, इसके लिए कई सारे चेस्ट फिजियोथेरेपी हैं, आपको पैटिंग कर सकते हैं। ये जब आप अपने रेफरल के लिए इंतज़ार कर रहे हो, तो कभी कभी जीपी को अस्पताल में चेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं लोग। तो वो चेस्ट फिजियोथेरेपी करते हैं। सिंपल थिंग्स ऐसे कि छाती पे ऐसे थपथपाना, लंबी सांस लेना, भाप लेना, ये सब कर सकते हैं, ताकि वो बलगम जो है वो पतला सा हो और आसानी से बाहर निकल ले हो। और तीसरी एक और है, समथिंग कॉल्ड कॉफ असिस्ट डिवाइस। ये कॉफ असिस्ट डिवाइस जो है, ख़ासकर नस के अगर कोई तकलीफ़ लोगों को हो, तो ऐसे कोई स्पेशल सिचुएशंस में, न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए एक कॉफ असिस्ट डिवाइस है, जो क्या करता है, सबसे पहले एक लंबा पॉजिटिव प्रेशर डालता है अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, और फिर नेगेटिव प्रेशर डालते हैं। तो उसकी वजह से कि अंदर जो भी है वो सब बाहर आ जाता है, जैसे लाइक ए सक्शन। तो दिस इज़ अ कॉफ असिस्ट डिवाइस, ताकि सारा बलगम बाहर आ जाए। तो ये 3 चीज़ें हैं, लेकिन नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जितना जल्दी हो सके ये तय करना है कि ये इसमें कोई सीरियस प्रॉब्लम हो या ना हो, और उसके बाद चेस्ट फिजियोथेरेपी का रेफरल आप जीपी से मांगे। और इंटरनेट पे भी कई सारे ये वीडियोस हैं, यूट्यूब में है, इंटरनेट में है, जो चेस्ट फिजियोथेरेपी के बारे में बोलते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग फॉर वेट कॉफ, जहाँ पे बलगम हो। और अगर मान लीजिए ड्राई कॉफ हो, जहाँ पे बलगम ना हो, तो आपको जितना हो सके अपना ब्रेन कंडीशनिंग करना चाहिए आपको। जैसे इस पे आप रोकना है, आपको ये देखना है कि आप इस पे रोक डालें। तो आपको ये तय करना है कि खांसना है कि नहीं खांसना है, और आपको तय करना है कि मैं ना खांसूंगा अभी। तो ये मैं अभी कह रहा हूँ क्योंकि मेरे 1-2 महीने पहले मुझे भी ऐसा कुछ था, तो मुझे भी लग रहा था कि मैं ऐसा क्रॉनिक कॉफ होने वाला है ये सर्दी ज़ुकाम के बाद। तो मैंने तय कर लिया कि मैं खांसूंगा नहीं। तो अगर आपको खांसना है तो आपको क्या करना है कि सॉफ्ट कॉफ बोलते हैं। तो जब खांसना है तो मैं अभी इसका डेमोन्स्ट्रेशन करता हूँ। तो अभी नॉर्मली खांसते हैं तो बिकॉज आई वांट टू नो कि ये कैसे कह सकते हैं कि खांसना नहीं है। खांसना। तो अभी खांसी आ रहा है, मेरे गले में कुछ अटका हुआ है जैसा है, तो लेकिन बलगम नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ को ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, वो जितना हो सके वो आवाज़ और भी करते हैं। और वैसे कोई कभी वो जानबूझ के भी करते हैं ऐसे कि लोगों का अपना ध्यान अपनी तरफ खींचे। लेकिन ऐसा नहीं करना, क्योंकि जब ऐसा कर रहे हैं, क्या मैंने जैसे पहले कहा, ये जो वोकल फोल्ड से आपस में टक्कर आ जाता है, तो टक्कर होने की वजह से वो थोड़ा और बलगम आ जाता है थोड़ा सा, और उसकी वजह से और खांसी आता है। तो क्या करना चाहिए आपको, सॉफ्ट कॉफ करना है। तो ऐसे, तो इससे क्या होता है कि जो वोकल फोल्ड से वो आपस में टकरा नहीं जाते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग है, आपको खांसी आ गया तो एक हार्ड ड्राई स्वॉलो करना पड़ेगा आपको। तो ऐसा आप
निकालने की कोशिश करें अपना थूक अंदर से, तो ये भी कर सकते हैं आप। और बाकी तो हमारे एशियन कम्युनिटीज़ में इसका ये प्रगति काफ़ी है। ये जो ये अदरक का चाय, फिर हनी लेमन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पॉपुलर है। हाँ, हनी लेमन, जिंजर, लेमन ग्रास, ये सब एक कंकॉशन है जो काफ़ी अर्जे तक लोगों को ये क्रॉनिक कॉफ का इलाज करवा सकता है। फिर भाप लेना है आपको दिन में कम से कम, मैं अपने मरीज़ों को बोलता हूँ सुबह और शाम 2 बार। जैसे आप अपना दांत मंजन करते हैं, सुबह उठते बराबर लंबी सांस लेना है भाप से, और शाम को भी उसी तरफ करना है। तो उससे क्या होता है, जो बलगम और जो इरिटेशन जो थ्रोट में वो कम हो जाएगा। उसके बाद एक और ऑब्वियसली अगर किसी भी वजह से आपको ये खांसी आता हो, कुछ स्मेल से या कुछ धुआं से या कुछ ठंडी हवा से, कभी कभी व्यायाम से, एक्सरसाइज से, तो आप मुंह पे वो मास्क लगा सकते हैं, या जब बाहर ठंडक में जाते हैं तो एक स्कार्फ जैसा लगा सकते हैं आप, ताकि वो हवा आपके नाक और साइनसेस पे एकदम सा ना आए। एक और फिर आखिर में एक और टेक्निक है, उसको हम ब्रीदिंग स्ट्रैटेजीज जो बोलते हैं। जब आपको खांसी आता हो तो लंबी नाक से सांस लेना है। मैं ये एक कोई प्राणायाम का एक्सरसाइज ये क्लास नहीं है इधर, लेकिन उसके कुछ तरीके हैं। तो ऐसे लंबी सांस लीजिए नाक में से, और फिर ऐसा पर्स लिप्स जो होते हैं ऐसा करना पड़ेगा आपको। इसको जैसे कैंडल को हम ब्लो करते हैं, जैसे जो आप अपने बर्थडे कैंडल्स को, मोमबत्ती को आप बुझाते हैं, तो उसी तरफ करना है। तो लंबी सांस लेना है और फिर 2 बार ब्लो करना पड़ेगा आपको। और एक्चुअली एटलीस्ट 2 या 3 सेकंड तक ऐसा करेंगे तो क्या होगा, तो आप इस कॉफ रिफ्लेक्स पर नियंत्रण रख सकते हैं। एक और तरीका है, नाक में से लंबी सांस लीजिए और फिर पफ करना है, ऐसा करेंगे ताकि वो जो गले का जो इरिटेशन, वो टक्कर वगैरह वो कम हो, और आखिर में जो कॉफ रिफ्लेक्स वो अपने आप से वो ठीक हो जाए, तो थम जाएगा वो। दिस इज़ अनदर टेक्निक। और फिर एक स्ट्रॉ से आप सांस ले सकते हैं, स्ट्रॉ से बाहर सांस छोड़ सकते हैं, जैसे मैंने कहा शार्प स्निफ या। तो इससे क्या होता है, ये रीसेट द कॉफ रिफ्लेक्स। तो ये सब एक्चुअली कहते हैं, हम अपने बुज़ुर्ग ने भी कहा कि सब कुछ हमारे दिमाग में है, तो ये भी ऐसा ही है, ये हमारे दिमाग में है। अगर आप चाहिए तो आप ना खांसेंगे, तो इससे अपने आप खुद इलाज कर सकते हैं। DIY इलाज है, जब तक आपको GP का रेफरल ना मिले या हॉस्पिटल में रेफरल ना मिले। तो ये सब काफ़ी चीज़ें आप खुद घर में बैठे बैठे कर सकते हैं। So, काफ़ी एक्सरसाइज आपने बताई हैं। आई थिंक दैट्स रियली एजुकेशनल सेशन फॉर अस, है ना, कि घर बैठे बैठे कितनी टेक्नोलॉजी भी नहीं आपको चाहिए। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ज़रूरी है, बट जब तक आपने वेट करनी है तब तक आप ये जो सी एक्सरसाइज डॉक्टर शशि ने बताई है वो कर सकते हैं घर पर ही, एंड इट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग। एंड प्लस एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो एक्सरसाइज है, वो हमारी NHS की वेबसाइट पर भी होती है। कई बार होता है कि गूगल पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो रेवलेंट नहीं होती है, एंड डोंट डू दोज। कई बार उससे मुनाफे की नुकसान हो सकता है। तो ऑलवेज यूज़ एक्सरसाइज जो रेकमेंडेड की जाती है NHS के तरफ से। और क्या प्राइवेट भी लोग जा सकते हैं डॉक्टर शशि? जैसे कई NHS पर तो काफ़ी वेटिंग टाइम होता है, तो प्राइवेट भी अपना इलाज करा सकते हैं इसका कि नहीं? प्राइवेट के रिफेरल स्टिल रिफेरल होता है? हाँ, प्राइवेट में जा सकते हैं, लेकिन आपको प्राइवेट में कोई ख़ास नहीं करते हैं वो लोग। क्या वही जो मैंने कहा वही आपको एडवाइस मिलेगा प्राइवेट में। लेकिन कुछ जांच वगैरह कर सकते हैं थोड़ा जल्दी। अगर खांसी के लिए आप एक्सरे करना चाहो या CT स्कैन करो तो शायद वो थोड़ा जल्दी हो सकता है। लेकिन प्राइवेट में ऐसे कोई ख़ास टेस्ट नहीं है। एक्चुअली हमारे यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स कॉवेंट्री में हम लोग अपने सेकेंडरी केयर हमारे कॉम्बाइंड कॉफ क्लिनिक में देखते हैं उनको। मैं और मेरे रेस्पिरेटरी फिजिशियन कोलीग हम उसका पूरी तरह से जांच करते हैं, फिर नाक से एक दूरबीन डाल के देखते हैं। वो भी कर सकते हैं आप प्राइवेट सेक्टर में। और फिर एक और टेस्ट है, वो 24 घंटे के लिए अपना एसिड का टेस्ट करते हैं। वो नाक में एक प्रोब डालते हैं, नाक में जाएगा, नाक में से वो पेट में जाएगा। तो ये प्रोब मेनली NHS में मिलता है, प्राइवेट सेक्टर में उतना नहीं। तो ये पता करने के लिए कि लोगों को ये लैरिंगोफेरेंजियल या गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ हो। तो
सिर्फ वेटिंग टाइम्स की वजह से आप प्राइवेट जा सकते हैं, लेकिन कई सारी जगह में ये इसका फैसिलिटीज़ से नहीं रहता है, तो ये NHS में ही करना पड़ेगा आपको। लेकिन जहाँ तक मैंने कहा कि अभी जो कंबाइंड कॉफ क्लिनिक हमारा कवेंट्री में है, लेकिन ऐसा क्लिनिक कई जगहों पे नहीं रहता है, क्योंकि बर्मिंघम में है, फिर कवेंट्री में है, फिर लंदन में, फिर मैनचेस्टर, प्रेस्टन, ऐसे कुछ चंद सेंटरों पे है ही है जहाँ पे पूरी तरह से इसका जांच हो सकता है। तो ये कंबाइंड क्लिनिक्स जो NHS में है, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं आप। सो इट्स फ्री इज़ वेल, और जो सी सर्विसेज सेम ही है, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। सो बिफोर वी गो टू ब्रीदिंग, जो सी हमारी सांस की समस्या जो कि रिलेटेड की जाती है, कई बार ये आस्मा के साथ भी रिलेटेड हो जाती है, उससे जाने से पहले कुछ और आप क्रॉनिक कफ के बारे में बताना चाहते हैं डॉक्टर शशि बिफोर वी मूव टू आवर सेकेंड पार्ट? क्रॉनिक कॉफ के बारे में अभी और जो भी मुझे कहना था मैंने कह दिया पिछले जो से अब तक जो मैंने जो बातें की हैं, लेकिन आपको यही कहना आखिर में कहना चाहता हूँ कि जो इसको एक्यूट कॉफ को क्रॉनिक कॉफ में ना तब्दील हो, ये आपके हाथ में है। आप ये सारी चीज़ें करें और परेशान ना हो, और सबसे ज़रूरी है कि आप घबरा नहीं जाए, क्योंकि लोग समझते हैं कि अभी वो खांसेंगे और उसका सांस एकदम सब ख़त्म हो जाएगा और वो मर जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। ये हम महसूस करते हैं कि हमारा सांस एकदम सब बंद हो जाएगा, लेकिन वो हमारा बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज़्म है। जब भी जो सांस वगैरह ख़त्म हो जाएगा, तो अगर मान लीजिए किसी की वजह से आप बेहोश होकर नीचे गिर जाएँ, तो क्या होता है, अपने आप से एक राइटिंग रिफ्लेक्स है, तो लंबी सांस ले सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, अंदर जो वोकल फोल्ड्स है वो बाहर आ जाएंगे और सारी हवा अंदर इसमें अपना फेफड़े में जाएगा। तो ये आपका पर हमारे मूवीज़ में वगैरह देखते हैं ना कि आप किसके ऊपर पानी छिड़कते हैं तो एकदम से वो फिर वो जाग जाते हैं। वो इसका कोई साइंटिफिक बेसिस भी है, वो वैसे तो ड्रामेटिक है, लेकिन इसका साइंटिफिक बेसिस भी है। तो ऐसे सिर्फ ये आप तसल्ली रखिए, आप इत्मीनान से रहिए, आप घबराइए नहीं। ऐसा ना समझें कि मैं भी मरने वाला हूँ, क्योंकि बॉडी में वो रिफ्लेक्स है। ज़्यादातर मरीज़ के अपने आप से वो सांस फिर से अंदर हवा जाता है और वो ठीक हो जाएगी। देख लो भगवान ने कैसे बनाया है इंसान को, समटाइम कि हमारी पूरी जो सी ऊर्जा अपने आप को बचाने में लगी हुई है। एक्चुअली हम सोचते हैं कि हम मर रहे हैं, लेकिन वो हमारी शक्ति जो से हमें बचाने में लगी हुई है। सो चलेंगे अपने जो से सेकंड हमने एरिया आज कवर करना था ब्रीदिंग के बारे में, सांस के बारे में। तो सबसे पहले ये जो सी सांस है, ये है क्या? ये हमारी शरीर के लिए तो बहुत ज़रूरी है, सांस नहीं है तो मर जाएंगे हम बेसिकली। तो इसके बारे में स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताएं कि ब्रीदिंग जो सी है वो और आस्मा के साथ कैसे इसका लिंक कैसे बनता है? तो नॉर्मली जब आप सांस लेते हैं, हवा में जो है ऑक्सीजन है, हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसीलिए हम सांस लेते हैं। वह बाकी सारे गैसेस वगैरह हैं, वहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत है। 21% ऑक्सीजन है हवा में, तो ये हवा हम अंदर लेते हैं। आपने महसूस किया होगा कि आप ऊपर पर्वतों पे जाएंगे तो सांस फूल जाता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है वो कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से आपको गहरी और सांस लेना पड़ता है और बार बार सांस लेना पड़ता है। तो क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो वो सांस नाक के ज़रिए गले में जाता है और फिर उसके बाद अंदर अपने लंग्स फेफड़ों में जाता है। तो नाक और साइनस जो है उसको एक एयर कंडीशनर बोलते हैं, क्योंकि बाहर के टेम्परेचर जो है वो अभी मान लीजिए आज का जब मैं आ रहा था, बर्मिंघम का टेम्परेचर था 12 डिग्री, और अंदर जो हमारा टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। तो जब ये हवा नाक में से जाता है तो ये गर्म हो जाता है अंदर, वरना ठंडी हवा अगर एकदम सा छाती में गया तो आपको छाती का टाइटनेस होगा, छाती में दर्द होगा। तो ये सबसे पहले ये होता है। और दूसरी बात है कि इसका ह्यूमिडिटी जो है, नॉर्मल ह्यूमिडिटी अभी यूके में खासकर ये ड्राई क्लाइमेट है, परसेंटेज ऑफ ह्यूमिडिटी से 50 to 60% एज कम्पेयर टू पोर्चुगल, स्पेन और मेडिटेरेनियन एरिया वेयर इट्स ऑलमोस्ट 85 से 90% तक है। तो नाक में से जब ये सांस जाता है तो ये गर्म हो जाता है और फिर इसका ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है, तो ये जाके अपने फेफड़ों में जाता है। तो फेफड़े में क्या होता है, फिर वहाँ पे एक एल्वेलाई बोलते हैं, तो वहाँ पे एल्वेलाई के पास में ये ब्लड वेसल्स हैं। तो जब आप सांस लेते हैं तो लंग्स में से वो ऑक्सीजन
अपने लंग से वो जो ब्लड वेसल उसमें जाता है वो, और वहाँ से वो ऑक्सीजन का वो जो ब्लड वेसल्स ये ऑक्सीजन को अपने हार्ट को लेके जाता है और वहाँ से हार्ट उसको पंप करता है। तो ये हार्ट इज़ लाइक अ पंप। तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में सारी दिशाओं में फैल जाती हैं, तो इसके हर कोने कोने में शरीर में ऑक्सीजन मिलता है हमको। इसका ऑपोजिट ये है कि जब आप कोई ये क्रियाक्रम करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आता है उसमें। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अभी ये जो ब्लड है वो सारे कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है हमारे शरीर के अन्य सारे अंगों से, और फिर इसको जाके सीधा अपने लंग्स में आएगा वो। और लंग्स में क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल से एल्वेलाई के अंदर जाता है। तो और उसके बाद क्या होता है, वो ये अपने गले के ज़रिए या तो नाक से या मुंह से, कोई लोग नाक से ज़्यादा सांस लेते हैं, कोई लोग मुंह से सांस लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है। तो दिस इज़ द मेन नॉर्मल प्रक्रिया जो है सांस अंदर जाने का और ये सांस बाहर आने का प्रक्रिया। ब्रीदिंग तो बहुत आई थिंक जब बच्चा पैदा होता है फर्स्ट थिंग इज़ ब्रीदिंग, बच्चे की सांस आती है। तो छोटे छोटे बच्चों में भी ये देखा गया है कि ब्रीदिंग जैसे आस्मा रिलेटेड, पर बाद में पता लगता है कि उस बच्चे को आस्मा है। तो आपकी डीलिंग में डॉक्टर की ब्रीदिंग के जो उनसे इशू रिलेटेड होते हैं वो कौन कौन सी बीमारियाँ जो रिलेटेड टू ब्रीदिंग के साथ होती हैं ज़्यादातर आपके देखने में जो आई हूँ? मैं तो अपना मैं जैसे पहले आपको बताया था, मैं ENT स्पेशलिस्ट हूँ। तो जब भी मैं देखता हूँ पेशेंट्स को एक इंड्यूसिबल लैरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन जैसे बोलते हैं, तो वो क्या होता है कि गले में जो है जो वोकल फोल्ड्स, मैंने पहले कहा ये खांसी के बारे में, तो जब आप सांस लेते हैं तो ये वोकल फोल्ड्स को ऐसे बाहर हटनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, ये बाहर हटने की वजह से के बजाय जब सांस अंदर लेते हैं ये बंद हो जाता है। तो इससे क्या होता है, गले में सांस अटक जाता है। तो लोगों को यहाँ पे एक वो टाइटनेस जैसा महसूस होता है, वो सांस फूल जाता है उनका, सांस अंदर नहीं जाता है, फिर आवाज़ आ जाता है। अभी मान लीजिए मैं अभी इसका एक प्रदर्शन करना चाहूँगा। सो मैं अभी लंबी सांस ले रहा हूँ, लेकिन अगर मान लीजिए इधर कोई ब्लॉकेज हो तो ये ऐसा हो सकता है, साउंड डिफरेंट आएगी। सो ये तो साउंड है इंड्यूसिबल लैरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन, जब अंदर सांस ले रहे हैं। एक और वजह मैं देखता हूँ अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में, वो है एस्मा। एस्मा में क्या होता है, ये इसका उल्टा होता है। तो एस्मा क्या होता है, बाहर जब सांस आते हैं तब ब्लॉकेज होता है। तो आप अब आप देख लीजिए इसका मैं फ़र्क, जो सब पहले मैंने जो प्रदर्शन किया तो वो तो अंदर सांस अंदर जब जाता है तब ब्लॉकेज है। ये आस्मा में क्या होता है, जब सांस बाहर आने में मुश्किल होता है, तो दैट इज़ आस्मा। तो ये मैं देखता हूँ। और दूसरे मरीज़ जो सांस का प्रॉब्लम है वो COPD लोग हैं, कई साल वो धूम्रपान करने की वजह से जो एल्वेलाई फेफड़े सब खराब हो जाते हैं, तो वो एम्फेसीमा होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, तो एक स्मोकर्स कॉफ जैसा बोलते हैं। तो इसकी वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है, सांस फूल जाता है। बच्चे में ज़्यादातर मैं नहीं देखता हूँ अपने प्रैक्टिस में, क्योंकि जो हमारे कॉन्ट्री में जो बच्चे हैं हम सबको बर्मिंघम चिल्ड्रंस हॉस्पिटल पे भेज देते हैं। कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से मैं देखता हूँ कुछ, फॉर एग्ज़ाम्पल क्रूप जो बोलते हैं, वो सर्दी ज़ुकाम के बाद वो छोटे छोटे बच्चे हैं, तकरीबन 2 से 6 साल के दरमियान जो बच्चे हैं, तो उनको सांस फूल जाता है। ये ऐसे मरीज़ कभी कभी हमारा पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट हमको रेफरल करते हैं, क्योंकि ये जो आवाज़ की प्रॉब्लम है वो कभी लंग्स की वजह से हो सकता है या ये अपने आवाज़ की पेटी की वजह से हो सकता है, तो इसलिए वो ENT स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं। तो ऐसे बच्चों को मैं देखता हूँ कभी कभी अपना प्रैक्टिस में, जिनको क्रूप जो बोलते हैं उसको। तो दिस इज़ अनदर कॉज। और आस्मा भी, बच्चों में भी आस्मा हो सकता है, लेकिन ये आस्मा, किसी को आस्मा है बोलने से पहले सोच समझ के वो डायग्नोसिस करना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि जिसका भी सांस फूलता वो आस्मा की वजह से हो। हमारे ज़्यादा यही सोचते हैं कि जिसकी सांस फूलने लग गई है तो मोर लाइकली आस्मा है, इनहेलर की ज़रूरत है। तो ये गलत बात है, क्योंकि क्या होता है वो इनहेलर देते हैं, तो इनहेलर से तो कोई फ़ायदा तो होता है नहीं, कभी कभी उसका बुरा असर भी होता है, और ऑब्वियसली कीमती भी है और उसको कोई फ़ायदा नहीं है।
तो इसका मिस डायग्नोसिस होता है, तो इसका सही डायग्नोसिस होना चाहिए और स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। तो दिस इज़ अनदर कॉज ऑफ, मैं जो देखता हूँ अपने प्रैक्टिस में, कभी कभार ये यूस्नोफिलिक ब्रोंकाइटिस जो एलर्जी का प्रॉब्लम है उसकी वजह से सांस कभी कभी फूल सकता है, यूस्नोफिलिक ब्रोंकाइटिस जो बोलते हैं। तो ये यूस्नोफिलिया है, वो अपने ब्लड में एक ये जो सेल्स हैं वो बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से साइनस का एलर्जी का प्रॉब्लम हो सकता है और फिर अपने लंग्स का एलर्जी का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से सांस फूल जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने प्रैक्टिस में देखता हूँ सांस लेने का ब्रीदिंग इशू काफ़ी रिलेटेड टू जो उनसे आसमा की वजह से नहीं, एलर्जी रिएक्शंस जो उनसे होते हैं उनसे भी हो सकती है, और काफ़ी जो उनसे हेल्थ कंडीशन है वो रिलेटेड टू ब्रीदिंग इश्यूज़ है। तो डायग्नोज जो उनसे है वो क्यों ज़रूरी होता है? कई बार होता है कि हम वैसे ही एज बीइंग एशियन कि नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है कि एशियन, बट एशियन काफ़ी अच्छी चीज़ों में भी माहिर है, लेकिन हम क्या करते हैं कि सबसे पहले कोई उपचार देखते हैं कि घर में कोई उपचार हो जाए। बट एज ए प्रोफेशनल डॉक्टर शशि, कितना इम्पोर्टेंट है कि हम उसका डायग्नोज करें बिफोर वी गो टू गूगल एंड स्टार्ट सर्चिंग? क्योंकि कई बार होता है कई हफ्ते कई महीने बीत जाते हैं और जो सा चाहे वो कोई भी ब्रीदिंग इशू हो वो वर्स होना चालू हो जाता है। कब आप कहेंगे कि एज ए पेशेंट, एज ए पर्सन को कब ब्रीदिंग अगर समस्या आ रही है तो कब उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और क्यों प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है, और क्यों एडवाइस ये आप देंगे? ज़िंदगी में ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको किसी भी चीज़ का वजह पता होनी चाहिए, राइट। हम ज़िंदगी में जो भी करते हैं वो इसका कोई वजह है, ऐसा नहीं कि हम बेवजह ऐसे, हमें कभी कभी करते हैं सैटरडे संडे को बेवजह ऐसे लेटे रहते हैं, इधर कोई घूमने जाते हैं, लेकिन कभी हर चीज़ का कोई वजह होनी चाहिए और वो वजह हमको पता करनी चाहिए। इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट द डायग्नोसिस। और जो इसका अगर मान लीजिए लोगों का सांस फूलता हो और उससे वो उनका अपना दैनिक जीवन में इसका बुरा असर हो, कभी कभी ऐसा है कि वो उनको अपने बेड से लेके बाथरूम तक जाने में मुश्किल हो, या वो जो अपने काम करते हैं वो काम पे कोई इसका असर हो, और कभी कभी क्या होता है कि इसका बाकी मेडिकल कंडीशंस, ये ब्रीदिंग के इशू से उनके ब्लड प्रेशर बढ़ता हो और हार्ट स्टेटस ख़राब हो, तो ये सब कोई ख़ास सिचुएशंस है जब हमको इसके बारे में चौकन्ना रहना चाहिए कि ब्रीदिंग का प्रॉब्लम को हम नज़रअंदाज ना करें, जितना जल्दी हो सके डॉक्टर के पास, स्पेशलिस्ट के पास जाएं और इसका सही तरह से इलाज करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही है कि हर चीज़ जो सी है वो बेमानी नहीं हो रही। अगर आपके शरीर में कुछ हो रहा है तो स्ट्राइट वे उसका उपचार करना चाहिए। पता होना चाहिए कि किस कारण के वजह से हो रही है, क्या आपने कुछ खाया था या सर्टन टाइम हो गया है कि इसकी ट्रीटमेंट क्यों नहीं कर रहे आप, या क्या रीज़न है बेसिकली, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि कोई बड़ा मसला ना बने। क्योंकि ब्रीदिंग या ये क्रॉनिक कफ है, किसी और बड़ी बीमारी भी हो सकती है इससे, सो इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। पर डरने की ज़रूरत नहीं है, सावधान रहने की ज़रूरत है। क्यों डॉक्टर शशि, यही कहेंगे ना? डरना मना है, आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि हमारा शरीर का इतना अच्छा फिजियोलॉजी है कि आप मान लीजिए आप अब बिना सांस के आप बेहोश होकर गिरने वाले, अगर मान लीजिए अगर गिर भी गए तो एकदम से वो सांस चालू हो जाएगा। लेकिन सिर्फ ये इसका ध्यान रखना चाहिए कि अपने आसपास सब साफ़ सुथरा हो, अगर ऐसा नहीं कि कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स हो वरना सर नीचे जाके टकरा जाएगा, तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम। तो और मैं अपने एक कहना चाहता हूँ, हमारे एक स्पेशलिटी में एक इंड्यूसिबल लैरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन है। क्या होता है, मरीज़ बोलते हैं कि उनका इधर सांस बंद होता है, उनको एक गला सा वो एक खसका हुआ जैसा सेंसेशंस है, और वो सांस अंदर लेने में मुश्किल होता है। जैसे मैंने अस्थमा में कहा कि वो सांस बाहर लेने में प्रॉब्लम है, ये तो सांस अंदर लेने का तकलीफ़ होता है। तो इन लोगों को कई बार हम अस्थमा बोल के अस्थमा के इन्हेलर्स देते हैं, तो ये गलत बात है क्योंकि ये सही डायग्नोसिस नहीं है। तो इसके लिए एक द बेस्ट ऑप्शन जो एक्चुअली पिछले हफ्ते एक मरीज़ ऐसा था, वो एक 50 साल की एक औरत आई, तो क्या कह रही थी कि उसका सांस फूल जाता था और उसके गले में ऐसा एक कसका हुआ, ऐसे कुछ टाइटनेस सा महसूस हुआ। तो हमने क्या किया, इसका एक जांच किए, नाक में से एक दूरबीन डाल के उसको एक साइकिल में चलाया हम,
तो जब वो साइकिल चलाए तो हम देखते रहे हैं वो एक हेलमेट में वो दूरबीन को हमने ऐसे उसको अटैच किया और फिर क्या कर रही थी वो साइकिल चला रही थी तो हम देख रहे थे कि उसके सांस फूल रहा है और उसका आवाज़ की पेटी कैसा ठीक तरह से काम कर रहा है कि नहीं। तो फॉर्चुनेटली उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये करेक्ट डायग्नोसिस करनी चाहिए ना कि जिसको भी सांस लेने का प्रॉब्लम हो कि हम ये इनहेलर्स दें। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और इसके लिए कुछ रेस्क्यू ब्रीदिंग स्ट्रैटेजीज, ये मैं जाने से पहले भी कुछ चंद मिनटों में मैं कुछ रेस्क्यू ब्रीदिंग स्ट्रैटेजीज अगर आप इजाज़त दो तो हाँ, जो रेस्क्यू ब्रीदिंग स्ट्रैटेजी जो है, आप अगर मान लीजिए आपको ये लगता है कि आपका सांस बंद होने वाला है, ये इंड्यूसिबल लैरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन, तो आपको क्या करना है, नाक में से फिर से ये प्राणायाम की बात है, नाक में से सांस लीजिए और फिर अपने गालों का ऐसा पफ करके फिर 2 बार बाहर ब्लो आउट करना है। या ये कर सकते हैं आप ऑल्टरनेटिवली सख्त एयर, तो ये हवा को अपनी मुंह से ले सकते हैं और उसको बाहर छोड़ना चाहिए, या उसको कैन ब्लो इट आउट 2-3 सेकंड के लिए। और जैसे पहले कि मैंने कहा, ये स्ट्रॉ जो है ये भी आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रॉ मान लीजिए इसको, तो इसको क्या कहते हैं, रेस्क्यू ब्रीदिंग स्ट्रैटेजीज। अगर आपको ये लगता है कि आपका सांस अभी बंद होने वाला है, आप गिर जाएंगे, आप मरने वाले हैं, तो आप ये सारे एक्सरसाइजेस पहले से करें। तो अगर ऐसे कोई इसका कोई संदर्भ हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रेस्क्यू ब्रीदिंग स्ट्रैटेजीज बोलते हैं। आई थिंक योगा इज़ क्वाइट गुड कंपेयर टू जो से हमारे ऋषि मुनियों ने पहले काफ़ी अरसे से बताया। एवरीडे अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्पेशली की जाए, जो कपाल भाती एंड ऑल दोज थिंग्स है ना, जिनसे बताए गए हैं पुराने टाइम से ही, हिस्टोरिकल टाइम से, काफ़ी बढ़िया रह सकते हैं ब्रीदिंग के लिए। एंड मेडिकल जिनसे आस्मा है, ये ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए स्पेशलाइज्ड टीम भी होती है जिसमें नर्स होते हैं जो कि ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं आपकी। अगर आपको आस्मा है, एक डायग्नोज होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आस्मा के लिए जैसे डॉक्टर शशि ने मेंशन किया कि अगर आपका डायग्नोज प्रॉपर नहीं है तो आप जितने मर्जी इनहेलर ले लिए, आपकी ब्रीदिंग में कोई सफलता हासिल नहीं होगी, कोई सक्सेस नहीं होगा, कोई आपकी ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं होगी। सो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आपको इनहेलर भी दिए जाते हैं, जैसे आप स्पेशलिस्ट नर्स है या चेस्ट क्लिनिक में जाते हैं, वहाँ पर पूरी ऑब्जर्वेशन आपकी की जाती है, कई मशीनें लगाकर आपकी ब्रीदिंग चेक की जाती है, तो वो यही पता करने के लिए कि वाकई ही आपको आस्मा है कि नहीं। पर अगर आपको उन ट्रीटमेंट से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो ज़रूर अपने डॉक्टर को, जीपी को बताना चाहिए, कंसल्टेंट को बताना चाहिए कि मैंने ये पंप वगैरह लिए हैं लेकिन इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो कई बार कोई और डीप कंडीशन भी हो सकती है कि हो सकता है कि वो आस्मा ना हो, कुछ और ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यू हो। डॉक्टर साहब, हमारे पास सिर्फ 1-1.5 मिनट रह गया, तो इसमें आप कोई मैसेज, कुछ और इन्फॉर्मेशन ब्रीदिंग या क्रॉनिक कफ के बारे में देना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अभी आप सबसे पहले आपको ये पता करना है कि योर हेल्थ इज़ इन योर हैंड्स। तो आप खुद अपनी मर्ज़ी के अपने स्वास्थ्य के मालिक हैं। तो अगर आप चाहें तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। तो आपके दिमाग में है सब, तो दिमाग का आप इसका कोई नियंत्रण रखेंगे, इन सारी चीज़ों पर नियंत्रण रखेंगे तो ज़रूर आप अपने इस सारे बीमारियों को काबू कर सकते हैं, इसका सामना कर सकते हैं और ठीक हो सकते हैं। आप इतना ही कहना चाहता हूँ। सो डॉक्टर शशि ने बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, जो कि हमारे प्रोग्राम का नाम ही है, कि जो चीज़ें हमारे दिमाग में, अगर हम अपने दिमाग में ठान लें कि हमने ठीक होना, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, चाहे आपको कोई बीमारी भी हो तब भी उससे आप ठीक हो सकते हैं अगर आपका पॉजिटिव माइंड सेट है। और माइंडफुलनेस में इसमें काफ़ी जो टेक्निक्स हैं NHS की वेबसाइट में दी गई हैं, अगर आप उसको देखें तो कोई भी बीमारी है, चाहे वो आप कैंसर से जूझ रहे हैं या ENT की कोई समस्या है या और कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ रिलेटेड इशू है, बट अगर आप
आप माइंडफुलनेस में अगर वो आप उनकी वेबसाइट NHS की देखते हैं तो उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई है कि एक्सरसाइज से आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके, और एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज वहाँ पर बताई गई हैं कि वो करके आप कैसे अपना स्वास्थ्य जो उनसा ठीक रख सकते हैं। सो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का हेल्थ टॉक शो यहीं पर समाप्त होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीक किसी और गेस्ट के साथ, और धन्यवाद करते हैं हमारे डॉक्टर शशि जी का, जो इतना अपना कीमती टाइम निकाल कर आज काशी टीवी पे हमारे साथ जुड़े और इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑन क्रॉनिक कफ एंड ब्रीदिंग के बारे में इन्होंने बताई। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीक किसी और गेस्ट के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। जय गुरुदेव।